Hello everyone, welcome to Balkish Academy. In this video, we will discuss CSIR NET Life Science questions of Biochemistry Unit of December 2017 of both Part B and Part C. So let's start with the first question, that is choose the correct statement from the following. So इसमें हमने क्या करना है, correct statement को choose करना है. So सबसे पहले क्या करेंगे, statement को अच्छे से पढ़ेंगे. First statement is disulfide bonds in a 20 residue peptide can be formed only if the cysteines are adjacent to each other. ओके सो इसमें क्या लिखा है कि एक पेप्टाइड है 20 रेसिड्यू वाला, अगर उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड सिर्फ सिस्टीन्स में तभी बन सकते हैं अगर सिस्टीन्स जो हैं वो एडजेसेंट हो. सिस्टीन इज एन अमाइनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, और उसमें क्या है डाइसल्फाइड बॉन्ड सिर्फ तभी बन सकते हैं जब वो एडजेसेंट हो. नो, इट इज़ नॉट द कंपल्शन. जो सिस्टीन्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एडजेसेंट हो तभी बन सकते हैं. कहीं पे भी सिस्टीन्स प्रेजेंट हो पेप्टाइड में तो तब डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो हैं वो डेफिनेटली बनते हैं. ठीक है, सो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नेक्स्ट इज द अमाइनो एसिड्स आइसोल्यूसिन हैज़ ओनली वन कायरल सेंटर. अमाइनो एसिड होता है आइसोल्यूसिन, उसका सिर्फ एक ही कायरल सेंटर है. देख लेते हैं, इसके लिए हमें आइसोल्यूसिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. आइसोल्यूसिन, सो दिस इज द आइसोल्यूसिन. कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल सेंटर कायरल कार्बन, जिसमें जिस कार्बन के साथ 4 के 4 एक कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं और उन चारों के साथ डिफरेंट डिफरेंट आपके फंक्शनल ग्रुप्स या डिफरेंट आपके जो मॉइटीज़ हैं वो अटैच्ड हों. ठीक है, सो अगर डिफरेंट है तो दैट मीन्स वो क्या होगा, कायरल कार्बन. कायरल कार्बन मतलब कि अगर उसकी मिरर इमेज जो होगी वो सुपर इम्पोजिंग नहीं होगी. ठीक है, सो इसमें क्या है, कायरल कार्बन्स क्या है, कितने होते हैं आइसोल्यूशन में, 2 होते हैं. देखो यहाँ एक तो ये है, एक तो ये है कायरल कार्बन, इसमें एक और एक ये है. ठीक है, आइसोल्यूशन में 2 कायरल कार्बन होते हैं. सो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट जो हो गई वो भी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई. So first statement is wrong, second is wrong, third is both bases and sugar contribute to chirality of nucleic acids. No, this is also wrong, क्योंकि जो sugars होती हैं न्यूक्लिक एसिड्स में सिर्फ शुगर्स होती हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं कायरलिटी को. ठीक है, बेसिस जो होते हैं वो कायरलिटी को कंट्रीब्यूट नहीं करते, शुगर्स होती हैं वो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं. सो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया. सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन स्टेटमेंट, दैट इज pI of aspartic acid is less than that of glutamic acid. So yes, this is true statement, absolutely true statement, but we need explanation of this statement also. So क्यों pI का aspartic acid का pI जो होता है वो less होता है. देखो इसको आपको कैसे याद रखना है कि देखो जो pI इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, राइट. सो आइसोइलेक्ट्रिक जितना ज़्यादा एसिडिटी होती है उतना ही लेस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है. ओके, सो कैसे आपको याद रखना है, एसिडिटी 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 जो होती है जितनी ज़्यादा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है उतना ही कम. एसिडिटी ज़्यादा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कम. अब एसिडिटी अगर आपने केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दैट इज CH2 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप जितने ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं उतनी एसिडिटी क्या होती है, कम होती है. ठीक है, तो ग्लूटामिक एसिड जो है, ग्लूटामिक एसिड में एक CH2 ग्रुप जो है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एस्पार्टिक एसिड. ठीक है, अगर इनका स्ट्रक्चर आप देखें तो ग्लूटामिक एसिड में एक CH2 ग्रुप ज़्यादा होता है, दैट इज़ अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. सो वो क्या करता है, एसिडिटी को कम करता है. ठीक है, एसिडिटी को कम करता है. सो एस्पार्टिक एसिड के कंपैरेटिवली ग्लूटामिक एसिड जो है, ग्लूटामिक एसिड इज एसिडिक बट इट इज़ लेस एसिडिक देन एस्पार्टिक एसिड. ठीक है, अगर ये एसिडिक कम है तो दैट मीन्स इसकी पीआई क्या होगी, ज़्यादा होगी. ठीक है, तो ग्लूटामिक एसिड की पीआई ज़्यादा है, एस्पार्टिक एसिड की कम है. सो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, राइट हो गई. पीआई ऑफ एस्पार्टिक एसिड इज लेस देन दैट ऑफ ग्लूटामिक एसिड. सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. ओके, इसमें हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है. So first of all is, first statement is allosteric enzymes function through reversible non-covalent binding of allosteric modulators. Yes, allosteric enzymes के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, allosteric enzymes जो है वो reversible binding ही करते हैं. ठीक है, ये एक एंजाइम है, एंजाइम की एक एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट के साथ एक एलोस्टेरिक साइट होती है, एलोस्टेरिक साइट के साथ ठीक है कोई भी मॉलिक्यूल बाइंड करता है, या तो वो इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है या तो वो एक्टिवेटर की तरह एक्ट करता है. ठीक है, सो जब वो
बाइंड करता है, रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है, बाइंड होता है तो कॉन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं और उसमें उस अकॉर्डिंग वो इनहिबिट या एक्टिवेट करता है एक्टिव साइट को, ठीक है। सो रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है, उसके बाद जब डिटैच हो जाता है देन अगेन कॉन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, ठीक है। और एक्टिव साइट जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए थे एक्टिव साइट में वो वापस से फिर वैसे ही हो जाते हैं, राइट। सो एलोस्टेरिक साइट में क्या होती है, रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपकी दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दैट कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स और कार्बोनेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। यस, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो होती हैं ये जो है सिंथेसाइज की जाती हैं, ठीक है, अकॉर्डिंगली। सो जो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स को कैटालाइज करती हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, यस प्रोड्यूस की गई है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। Next is enzymes are not inhibited irreversibly by heavy metals such as mercury or this silver. No, this is incorrect statement because जो एंजाइम्स होते हैं वो इरिवर्सिबली इनहिबिट होते हैं बाय हेवी मेटल्स, ठीक है। इरिवर्सिबल इनहिबिशन की एग्जांपल्स जो करते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिशन एंजाइम्स की, तो ये जो हेवी मेटल्स होते हैं ये इरिवर्सिबल इनहिबिशन करते हैं। इसके अलावा जो होते हैं दैट आर जो ड्रग्स होते हैं, राइट, लाइक पेंसिलिन हो गया, एस्पिरिन हो गया, ये भी इरिवर्सिबल बाइंड करते हैं एंजाइम्स के साथ। तो इरिवर्सिबल इनहिबिशन की ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। these are these heavy metals and some drugs like penicillin and aspirin. So yes, this is incorrect statement. Next is acid phosphatase hydrolyze biological phosphate esters at pH 5. यस, एसिड फॉस्फेटेस जो होते हैं, एसिड फॉस्फेटेस, ओके, ये फंक्शन किस पीएच पे करते हैं, पीएच, इसकी ऑप्टिमम पीएच क्या होती है, 4 to 5.5, 4 to 5.5, ठीक है। अगर यहाँ पे एल्कलाइन फॉस्फेटेस होता तो उनकी पीएच ऑप्टिमम पीएच क्या होती है, एल्कलाइन पीएच होगी, दैट इज 8.5 to 9.5, 8.5 to 9.5 एल्कलाइन फॉस्फेटेसेस की होती है वर्किंग जो पीएच होती है। एसिड फॉस्फेटेसेस जो होती है दैट इज 4 to 5.5 पे हाइड्रोलाइज करते हैं, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो वी हैव इनकरेक्ट स्टेटमेंट दैट इज ऑप्शन नंबर 3. सो दिस स्टेटमेंट इज wrong statement, so our correct answer is 3. Next is, what is the effect of sudden increase in the levels of ATP and citrate on एरिथ्रोसाइट अंडरगोइंग ग्लाइकोलिसिस। तो सडन इंक्रीज एटीपी और सिट्रेट में अगर हो जाए, जो कि ग्लाइकोलिसिस में एरिथ्रोसाइट अंडरगोइंग ग्लाइकोलिसिस, उसमें अगर एटीपी और सिट्रेट का लेवल इंक्रीज हो गया तो क्या इफेक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस पे। देखो, एटीपी और सिट्रेट दोनों ही जो हैं ये क्या है, फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं ग्लाइकोलिसिस के। तो जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं अगर उनमें ही इंक्रीज हो गया, ठीक है, जो जो चीज़ें बननी थी उससे ग्लाइकोलिसिस से अगर वो ही सडन इंक्रीज हो गई तो ग्लाइकोलिसिस जो है उसको इनहिबिट होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनफ एटीपी और सिट्रेट पहले से ही है तो और ज़रूरत नहीं है। तो फीडबैक इनहिबिशन से क्या हो जाता है, फीडबैक इनहिबिशन से इनहिबिट हो जाता है साइकिल, ठीक है। तो क्या होता है, इट इनहिबिट्स ग्लाइकोलिसिस। So its correct answer is option number 1. This. Next is the phi and psi values of beta strand composed of all the D amino acids will mainly occupy which quadrant in Ramachandran plot. So Ramachandran plot is very important for CSIR, for DBT, for any kind of competition exam. Ramachandran plot is very important. So इसमें phi और psi values होती हैं बीटा स्ट्रैंड के लिए, बीटा स्ट्रैंड के लिए कंपोज्ड ऑफ डी एमाइनो एसिड, ठीक है। जो हम रामाचंद्रन प्लॉट में बेसिक जो एक प्लॉट होता है दैट इज दिस इज फॉर बेसिकली एल एमाइनो एसिड्स, ओके। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये वाला जो प्लॉट होता है रामाचंद्रन प्लॉट का, ये प्लॉट होता है जो रामाचंद्रन प्लॉट, दिस इज बेसिकली फॉर एल एमाइनो एसिड्स। सो डी एमाइनो एसिड्स के लिए अगर हमें देखना है तो डी एमाइनो एसिड्स के लिए जस्ट इसके ओपोजिट हो जाता है, ठीक है। ओपोजिट कैसे होगा, जो इसके अपर लेफ्ट में है, जो इसके अपर लेफ्ट में है वो हो जाएगा लोअर राइट में, जो इसके अपर राइट में है वो हो जाएगा लोअर लेफ्ट में, ठीक है। तो ऐसे शफल हो जाता है एल अमाइनो एसिड्स के लिए, टोटली इसके ऑपोजिट। सो देखो इसमें बीटा स्ट्रैंड का अगर हम देखें, बीटा स्ट्रैंड के लिए बीटा स्ट्रैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे बीटा स्ट्रैंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, दैट इज इन
अपर लेफ्ट, ठीक है। तो अपर लेफ्ट का क्या हो जाएगा, लोअर राइट। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी लोअर राइट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज मैच द कोएंजाइम्स इन कॉलम 1 सर्विंग एज अ ट्रांजिएंट कैरियर्स ऑफ स्पेसिफिक एटम्स। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। एग्जैक्टली क्वेश्चन रिपीट नहीं होता बट उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो बार बार रिपीट होती है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको अच्छे से सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ना कि सिर्फ जो करेक्ट ऑप्शन है सिर्फ उस पर फोकस करना होता है। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स होती हैं उन पे भी फोकस करना होता है कि इनकरेक्ट हैं तो क्यों है और उनकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। सो ये सही तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। सो क्या है इसका, देखिए हम कोएंजाइम ए इसमें मैच करना है। दिस इज कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए जो है इसका कैरियर क्या होता है, एसाइल, एसाइल कोए, ठीक है। कोए का क्या होता है, एसाइल ग्रुप। फ्लेविन एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, एफएडी, ये हाइड्रोजन आइंस को करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स। बी का क्या हो जाएगा, 3। तो इसी से ही हमें आंसर मिल जाएगा अपना। अगर ए का ही किसी को पता हो, ए कोएंजाइम ए दैट इज एसाइल ग्रुप A4। A4 सिर्फ और सिर्फ आपके फर्स्ट ऑप्शन में है, ठीक है। तो इसके बाकी के भी देख लेते हैं। फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड 3, बी इज 3, देन सी इज pyridoxal phosphate, pyridoxal phosphate is for amino acid, so C2 and D is 1. So our correct option is option number 1. Next is, okay, next question is L-threonine, out of the statements mentioned below, which of the following combination is correct, ठीक है। इसमें भी हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। फर्स्ट इज L-threonine एंड L-allothreonine interact identically with plain polarized light, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको पता होना चाहिए कि L-threonine और L-allothreonine के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। L-threonine जो है, L-threonine में क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ L-threonine एंड L-allothreonine। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, जो दिस बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है L-threonine में लेफ्ट साइड में होता है, L-allothreonine में दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस है तो इसकी जो मिरर इमेजेस होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है। इसकी मिरर इमेजेस डिफरेंट होंगी। इसकी अगर देखो आप, L-threonine की मिरर इमेज ये है, D-threonine और L-allothreonine की मिरर इमेज ये है, तो दोनों में डिफरेंसेस हैं। देखो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो दैट इज ऑन द राइट साइड। सो बोथ इंटरेक्ट आइडेंटिकली विद द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, नो, ठीक है। इन दोनों के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। So L-threonine and L-allothreonine does not interact identically with plane polarized light, ठीक है। So this statement is not true. So next is van der Waals interactions are always attractive. van der Waals interactions जो होती हैं always attractive नहीं होती। एक distance तक, suppose this is an atom, this is also an atom, so up to van der Waals distance these interactions are attractive, but जब उससे ज़्यादा क्लोज आते हैं मॉलिक्यूल्स तो उसमें क्या होती है, van der Waals इंटरेक्शंस क्या होती है, रिपल्सिव हो जाती हैं, ठीक है। van der Waals रेडियस को जब क्रॉस करती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, रिपल्सिव हो जाती हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, this is wrong. Next is polyprolin 2 helix. Polyprolin 2 helix is not stabilized by intermolecular hydrogen bonds. So polyprolin 2 helix के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो polyprolin 2 helix क्या होता है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। लेंथ ऑफ polyprolin 2 segments is shorter than alpha helical, ओके। जो polyprolin 2 segments की लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है अल्फा हेलिकल से। वाई, which may be due to the lack of stabilizing effect of intramolecular hydrogen bonds. इसमें intramolecular hydrogen bonding नहीं होती, ठीक है। intramolecular hydrogen bonding भी नहीं होती, intermolecular hydrogen bonding भी नहीं होती। इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्टेबलाइजेशन होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बस किस किस में होती है, चेन और वाटर में, ठीक है। चेन और वाटर में होती है, इंटर चेन या इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होती है पॉलीप्रोलिन 2 हेलिक्स में, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट जो होती है वो क्या होती है, करेक्ट हो जाती है।
This statement is correct. Polyproline 2 helix is not stabilized by intermolecular hydrogen bonding. This is correct. So these two are wrong statements. Next is folding of protein is associated with overall positive change in free energy and negative change in entropy. So folding से क्या हो जाता है, एनर्जी और एंट्रोपी पे क्या इफेक्ट होता है? देखो, जो तो अब इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, देखो जितना ज़्यादा कोई फोल्डेड होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। जितना ज़्यादा फोल्डिंग स्टेट में होता है, जो फोल्डेड प्रोटीन होता है वो स्टेबल होता है, उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। जो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है। तो देखो इसमें जो नेटिव स्टेट है, नेटिव स्टेट में क्या होगी, एनर्जी कम होगी। यहाँ पे एनर्जी लो है, यहाँ पे एनर्जी हाई है, ठीक है। तो हाई एनर्जी किसकी है, अनफोल्डेड की, और जैसे जैसे उसकी फोल्डिंग होगी उसकी एनर्जी कम होती जाएगी और एंट्रोपी इंक्रीज होती जाएगी। बट यहाँ पे क्या गिवन है, ओपोजिट है। द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन इज एसोसिएटेड विद ओवरऑल पॉजिटिव चेंज इन फ्री एनर्जी। बट नो, ऐसा नहीं होता, पॉजिटिव चेंज नहीं होता, नेगेटिव चेंज होता है, ठीक है। फ्री एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. Lysine acetylation on histone is associated with the loosening of histone complex from DNA. Lysine acetylation, so histone modifications are also very important. हर साल इसमें से एक क्वेश्चन आपको रिपीट होता ही होता है, ठीक है। हिस्टोन की मॉडिफिकेशंस में एसिटाइलेशन जो होती है इससे क्या हो जाती है, एक्टिवेशन, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, एक्टिवेशन होती है, एक्टिवेशन होती है। दैट मीन्स क्या हो जाता है, एक्टिवेशन से लूजनिंग हो जाती है स्ट्रक्चर्स की। एक्टिवेट कैसे होगा, जब वो रेप्लिकेट कर पाएगा, ठीक है। तो रेप्लिकेशन होने के लिए मशीनरी जो है उसके जो स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट नहीं होना चाहिए, वो लूज होना चाहिए, ओपन स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो देखो एसिटाइलेशन से क्या हो जाता है, रिलैक्स्ड हो जाता है स्ट्रक्चर, तो यूक्रोमेटिन बनता है, ठीक है। एसिटाइलेशन से क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, ओपन हो जाता है, ताकि उस पर मशीनरी जो है वो बाइंड कर सके डीएनए पे, ठीक है। सो एसिटाइलेशन जो है इससे क्या हो जाता है, लूजनिंग होती है, एक्टिवेशन होती है। बट जो मिथाइलेशन होती है इससे क्या हो जाता है, हेट्रोक्रोमेटिन बनता है, कंडेंस फॉर्म आती है, ठीक है। सो एसिटाइलेशन, ये जो स्टेटमेंट थी, हिस्टोन लाइसिन एसिटाइलेशन ऑन हिस्टोन इज एसोसिएटेड विद लूजनिंग फ्रॉम डीएनए, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। सो हमें दो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें मिली हैं, सी और ई, ठीक है। बाकी सारी रॉन्ग स्टेटमेंट्स थी। सो और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड। इसमें भी क्या बतानी है हमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें भी हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अल्फा एंड बीटा एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज आर इंटरकन्वर्टिबल, राइट। यस दिस इज एब्सोल्युटली राइट। अल्फा जो बीटा एनोमर्स होते हैं ग्लूकोज के, इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, एंड रेशियो ऑफ देयर अबंडेंस इज 1:2, 1:2। देखो अल्फ़ा बीटा की जो एनोमेरिक रेशियो होती है वो कितनी होती है, ऑलमोस्ट डबल होती है। दिस इज, अगर हम एग्जैक्टली देखें तो 36:64, ठीक है। इट इज़ ऑलमोस्ट डबल, इट इज़ ऑलमोस्ट डबल, अल्फ़ा एंड बीटा, इट इज़ ऑलमोस्ट डबल। सो दिस स्टेटमेंट इज true, this statement is true statement. Next is single chain lipids form micelles and double chain lipids form bilayers in water. Yes, जो सिंगल चेन लिपिड्स होते हैं वो मिसील्स बनाते हैं, जो डबल चेन लिपिड्स होते हैं वो बाइलेयर्स बनाते हैं। यस दिस इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट इज प्रोलिन इज एनर्जेटिकली फेवर्ड एट सी टर्मिनी ऑफ एन अल्फा हेलिक्स देन एन एन टर्मिनी. यस, जो प्रोलिन्स होते हैं, ठीक है, प्रोलिन्स जो होते हैं वो ज़्यादातर अल्फा हेलिक्स के एन टर्मिनस पे प्रेजेंट होते हैं, सी टर्मिनस पे नहीं, ठीक है। एन टर्मिनस पे फेवर होते हैं। ये कैसे, ये जो इन्फॉर्मेशन है जब फ्री एनर्जी कैलकुलेशन से हमें पता चला, फ्री एनर्जी कैलकुलेशन से क्या हुआ कि जो प्रोलिन है वो एन टर्मिनस पे ज़्यादा फेवरेबल होते हैं जो सी टर्मिनस के कंपैरेटिवली, ठीक है, अल्फा हेलिक्स में। So this statement is wrong statement. This statement is wrong statement. Next is major groove of DNA readily accommodates several common structural motifs in protein than the minor groove. Okay, so major groove जो है इसमें readily accommodates several common structural motifs. Yes, this is also true because जो major ये जो structural DNA binding motifs होते हैं,
ये जो मोटिव्स हैं ये अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स को यूज करते हैं टू बाइंड टू द मेजर ग्रूव ऑफ द डीएनए। मेजर ग्रूव के साथ बाइंड करते हैं देन द माइनर ग्रूव। क्यों? बिकॉज this groove contains sufficient information. This is wider groove and it contains a sufficient information to distinguish one DNA sequence from any other. So structural motifs use major groove, ठीक है, binds to major groove of the DNA then the minor groove of the DNA. So this statement is true statement. This statement is true, this is true, this is true. Okay. Next is replacement of canonical Watson-Crick pairing by wobble base pairs doesn't change the surface properties. Why? जो वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग है उसको अगर हम वॉबल बेस पेयर से रिप्लेस कर देते हैं तो सरफेस प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं, डेफिनेटली होती हैं। अगर हम वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग को वॉबल बेस पेयर से चेंज करेंगे तो टीआरएनए की सरफेस प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग, ई इज इनकरेक्ट। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी एंड ई। ठीक है, इसमें हमें इनकरेक्ट ही आइडेंटिफाई करनी थी, इसमें सी और ई इनकरेक्ट है। So its correct option is option number 3. Next is number question from the following statements. Pick the combination with the all incorrect statement. ठीक है, इसमें क्या है, incorrect statements जो हैं वो pick करनी है combination में. So first statement is enzymes enhance reaction rates by a factor of 2 to 10. एंजाइम्स जो हैं वो इन्हांस करते हैं रेट को, रिएक्शन रेट को बाय 2 to 10. नो, दिस इज रॉन्ग बिकॉज जो एंजाइम्स होते हैं वो इन्हांस करते हैं बाय अ रेट ऑफ मिलियन और मोर. Okay, so this statement is wrong statement. Next is activation energy for a reaction is lowered by enzyme. Activation energy, yes, जो enzymes होते हैं वो activation energy को low करते हैं enzymes की reaction की. So this is right statement. Next is interactions between enzymes and substrates are hydrogen bonding, hydrophobic and ionic. Yes, जो enzymes और substrates होते हैं वो non covalent, इसमें क्या होती है, reversible binding होती है और non covalent binding से ये बाइंड करते हैं. सो दिस इज लाइक दिस इज एंजाइम एंड दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट. सबस्ट्रेट बाइंड टू दिस एंजाइम एक्टिव साइट बाय नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स. नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस. ठीक है. नेक्स्ट इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन डजंट अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस. नो, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली एंजाइम रिएक्शन को, कैटालाइज्ड रिएक्शन को इफेक्ट करती है विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन द रिएक्शन रेट गोज ऑन इंक्रीजिंग. इंक्रीज होता जा रहा है अप टू दिस सैचुरेशन पॉइंट. ठीक है, आफ्टर दिस सैचुरेशन पॉइंट इट बिकम्स कॉन्स्टेंट. सो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली अफेक्ट द रिएक्शन रेट. सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जिसमें हमने पिक करनी थी, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. ठीक है, सेकंड वाली करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट एंड डी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, फोर्थ, ए एंड डी. Next is last question. Match the chemical agents that interfere with the oxidative phosphorylation process with their respective mode of action. Okay, so इसमें क्या है, फर्स्ट आपका क्या है, एंटीमाइसिन ए, ओलिगोमाइसिन, वैलिनोमाइसिन एंड रोटिनॉन. तो ये जो इनहिबिटर्स हैं, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के इनहिबिटर्स होते हैं, ये कहाँ कहाँ पे एक्ट करते हैं. सो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं. देखो, फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 1 पे कौन एक्ट करता है, रोटिनोन और बारबिट्यूरेट. और कॉम्प्लेक्स 2 पे मेलोनेट. कॉम्प्लेक्स 3 पे एंटीमाइसिन ए, ठीक है, ये साइटोक्रोम पे एक्ट करते हैं. नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स 4 है, इस पे क्या करता है एक्ट, कौन, HCN COH2S. सो ATP सिंथेस को ओलिगोमाइसिन. ठीक है. सो इसमें हम देखें तो जो एंटीमाइसिन ए है, एंटीमाइसिन ए कहाँ पे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 में. एंटीमाइसिन ए कॉम्प्लेक्स 3 में एक्ट करता है एंड क्या करता है ये, साइटोक्रोम बी टू साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को ब्लॉक करता है. नेक्स्ट इज ओलिगोमाइसिन क्या था, ATP सिंथेस को कर रहा था. ठीक है, ओलिगोमाइसिन बी का क्या हो जाएगा, 1. वैलिनोमाइसिन इज एन आइनोफोर. सो ये क्या करता है, वैलिनोमाइसिन क्या करता है, ये डिसरप्ट करता है
माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, ठीक है। वो क्या करते हैं, आइनोफोर्स वो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल होता है उसको डिसरप्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रोटिनोन। रोटिनोन कहाँ पे एक्ट कर रहा था, कॉम्प्लेक्स 1 पे, कॉम्प्लेक्स 1 पे। तो ये क्या करता है, इट प्रिवेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम FeS क्लस्टर टू यूबिक्विनोन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करता है FeS से। कॉम्प्लेक्स 1 में क्या होता है, FeS सेंटर्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट FeS क्लस्टर से यूबिक्विनोन में ब्लॉक कर देता है, ठीक है। सो अगर देखिए ए मैचेस विद 4, ए मैचेस विद 4, यहीं से हमें अपना करेक्ट ऑप्शन जो है वो मिल जाता है 2, B1, B1, C2, C2 and D3, D3, yes. So this is the correct option, option number 2. So thank you so much for watching this video. अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं।